अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मेरा, अभी सोशोलॉजी को हुआ है, अभी साइकोलॉजी का है। इसमें हमारा जो चैप्टर शुरू है 6 छठा चैप्टर शुरू है, जिसमें हम नफ्सियाती बदनज़मियाँ देख रहे हैं। नफ्सियाती बदनज़मियों पर हम रास्त ना जाते हुए उसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट्स की कुछ चीज़ें देखेंगे, जिसमें हमने इससे पहले देखे हैं कि मराहल कौन से होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, और किस तरह से खिलाफ मामूल बढ़ता है, एबनॉर्मलिटी क्या होती है, इसको हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि नफ्सियाती बदनज़मियों का मेयार क्या होता है। अब हमने जो मराहल देखे हैं, 4 मरहले हमने देखे हैं, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे उसमें कि एक इंसान, एक शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात की बुनियाद पर एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होता है। ऐसे हालात में हम ये फ़ैसला कैसे करेंगे कि कोई शख्स नफ्सियाती तौर पर मुतासिर है या नफ्सियाती बदनज़मी का शिकार है या नहीं है। दोनों चीज़ें होती है। देखें, वक्ती तौर पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे में चला जाता है, फिर बाज़ औक़ात ये कंट्रोल में भी आ जाता है, और जब शिद्दत इख्तियार कर ले तो ये डिसऑर्डर बन जाता है। तो अब हम इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर कौन सी बदनज़मी है। दिमागी सेहत के जो पेशावर अफराद हैं, मखसूस तौर पर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने बाकायदा डायग्नोस्टिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, तशख़ीसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल है। इस मकसद के लिए आम तौर पर फ़िलहाल जो है DSM और ICD मेयारात का इस्तेमाल होता है। DSM-5 में DSM-5 की इंशाल्लाह पूरी तफसील आपको बताऊंगी, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपके नॉलेज के लिहाज से आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये जो DSM और ICD है, इन्होंने कुछ मेयारात तय किए हैं। उस लिहाज से ये समझ में आ सकता है कि कौन सा फ़र्द कौन से आरिज़े में मुब्तला है, कौन सा फ़र्द में कौन सी बदनज़मी है, और हम उसको पहचान सकते हैं। उसका इलाज भी DSM ने प्रोवाइड किया है बाकायदा। ये एक साइकियाट्रिक एसोसिएशन के ज़रिए से ये क्या कहेंगे आप, एक किताब, एक बुकलेट निकाला गया है जिसमें सबको ऐड किया गया है। उसके एक्सेस बनाए गए हैं, एक्सेस में अलग अलग बदनज़मियों को शामिल किया गया है। लेकिन उसने भी किस मेयार को रखकर, DSM-5 ने भी किस मेयार को रखकर ये तय किया, ये हमको देखना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला उसने 5 मेयार दिए हैं। इसमें आप देखें, फर्स्ट वन, पहला है अहम तिब्बी सिंड्रोम। अहम तिब्बी सिंड्रोम। दूसरा है, सेकंड वन है तकलीफ़ और ख़राबी। तकलीफ़ और ख़राबी, इसको नोट करें आप, मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह इसको, लेकिन पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए, ज़्यादा आसानी होगी। फिर है नाकारा होना। फोर्थ वन इसमें आएगा नुक़सानात या रद्द-ए-अमल। नुक़सानात या फिर रद्द-ए-अमल। और फिफ्थ वन, 5वां है इसका मुनहरिफ बर्ताव। मुनहरिफ बर्ताव या मुतसादम बर्ताव, कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये 5 मेयार को रखा है उन्होंने। इन 5 के ज़रिए से तय किया है कि कौन सी जो है, कौन सा आरिज़ा रहेगा, कौन सी बदनज़मी रहेगी, और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले अहम तिब्बी सिंड्रोम में जब जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिंड्रोम कहा गया है इसे, मतलब कोई ऐसी अलामतें, कोई ऐसी जिस्मानी अलामतें या शिकायतें होती है जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन नफ्सियाती बदनज़मियों में ये बर्ताव के ये जो निशानियाँ होती हैं, इसको समझना मुश्किल होता है। उसको समझने के लिए कुछ ख़ास नमूने हमारे पास में होने चाहिए।
कुछ पर्टिकुलर कुछ क्या कहेंगे आप, हमारे पास में कुछ ऐसे इशारे होने चाहिए, कुछ ऐसे हमारे जहन में खाके होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको समझ सकें। कुछ अलामतें ऐसी हैं जो एक मखसूस आरज़े में ही जमा होती है, सब में नहीं होती, है ना, हर एक के लिए अलग अलग है। अब उन अलामतों को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे जहन में उसका खाका हो, पहले इसको जमा किया गया। अलामात के इन्हीं झुरमट को जो है सिंड्रोम कहते हैं। अलामात का जो ये तमाम मजमुआ जो है इसी को सिंड्रोम का नाम दिया गया है। अब इसी को समझने के लिए क्या है, जो माहिर नफ्सियात होते हैं वो इस जो है किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसी सिंड्रोम के ज़रिए से उसको डायग्नोस करते हैं। मतलब अलामतें जो होती है इसी को देखकर समझते हैं कि इसको क्या आरज़ा लाहक़ है, कौन सी ऐसी बदनज़मी है जिसका ये शिकार है। जैसे कोई फ़र्द डिप्रेशन का शिकार है तो उसके लिए डिप्रेशन के जो भी मेआरात रहेंगे, जो भी अलामतें रहेगी, तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, कोई ऐसा फ़र्द जो मुतासिर है इससे वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गया है, तो वो क्या करेगा कि पहले इब्तिदा में ही ये तमाम चीज़ें देखेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही है। उसके बाद उसको वो जो है तशख़ीस करेगा, कोई नाम देगा कि इसको पर्टिकुलर कौन सा आरज़ा लाहक़ है, कौन सी बदनज़मी है, कौन सा डिसऑर्डर इसको हो चुका है। ये होता है अहम तिब्बी सिंड्रोम। DSM के लिए भी इसको लाजिम किया गया है कि पहले इन अलामतों को देखें, इन इशारों को देखें, इसको समझें, इनको यकजा करें और उसके बाद फिर इसको कोई नाम दें, है ना। इसका ये जो है इसका मुताला करना इसमें लाजमी तौर पर शामिल है। दूसरा है डायस्ट्रेस, तकलीफ़ और ख़राबी। जैसे मैंने कहा, हमने जो 11th में पढ़े थे कि ये जो डायस्ट्रेस होता है ये इसमें परेशानी, नफ्सियाती दर्द है, तकलीफ़ है, खौफ है, अदम इस्तेहकाम है, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, मनफी जज्बात की वजह से जो है दर्द का पैदा होना है। ये तनाव की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई डिसऑर्डर हो, बल्कि ये जो है पर्टिकुलर कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाए उसकी वजह से भी होगा, लेकिन वो निकल जाएगा। जब अगर ये डिसऑर्डर रहेगा तो ये पर्टिकुलर एक लंबी पीरियड तक रहेगा, वक्त के साथ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता चलेगा, तो ये डिसऑर्डर में शामिल हो जाएगा। तो उसका जो पीरियड रहेगा, उसका जो वक्त रहेगा कि वो कितने वक्त तक रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे समाज में लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाना, ज़ाती तौर पर अपने काम नहीं कर पाना, या मुनासिब जो अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा नहीं कर पाना, काम करने में मुश्किल हो रही है ना, ये चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी, ये चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी। अब DSM-5 में जो जिन डिसऑर्डर्स को रखा गया है उसको चेक करने में ये भी चीज़ है कि बंदा सही ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं। कोई फ़र्द में जिसमें हमको कोई निशानियाँ मिल रही है तो फिर उसका बर्ताव कैसा है, बर्ताव को देखना दरअसल उसके अंदर उसको जो प्रॉब्लम है वो, और जो उसमें कमी है, उसमें जो ख़राबी है उसको देखना है। थर्ड वन है डिसफंक्शनिंग। जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था, डिसफंक्शनिंग में ये है कि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, नुक्सवाल है ये कि हम जो है किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, जो टारगेटेड काम दिया गया है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो काम है उसको भी सही ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हयातियाती, नफ्सियाती और तरक्याती ख़राबियों का बास है ये। फिर ये जहनी बदनज़मी की तशख़ीस करता है, मिसाल कि याद ना रख पाना, जैसे हम कोई चीज़ें याद नहीं रख रहे हैं, कोई काम में सीखने में हमको परेशानी हो रही है, या फिर हमारी तवज्जो किसी एक तरफ नहीं जा रही है ना, पर्टिकुलर चीज़ों पर हमारा फोकस नहीं हो रहा है, हमारा टेंशन नहीं हो रहा है। देखिए, अभी हमको लगता है कि बाज़ औक़ात हम बच्चों को भी देखते हैं, छोटे बच्चों में जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं, बहुत इंतहा दर्जे के शरीर होते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी एक तरफ, है ना, किसी एक चीज़ पर तवज्जो नहीं जाती, अभी ये करें फिर बाद में कोई और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। तो ऐसे बच्चों में जो है अगर ये बहुत एक लंबे पीरियड तक हो रहा है, यानी 10-12 साल तक भी यही सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर ये उनको डिसऑर्डर की तरफ ले जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तवज्जो की बदनज़मी है। ADHD होता है, अटेंशन डिफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD ये होता है, ये तवज्जो की बदनज़मी है। ऐसे ही बहुत सी बदनज़मियाँ होंगी, जैसे हम अपना टारगेटेड काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम को करने का हौसला नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे सामने जो काम है हम वो नहीं कर पा रहे हैं। नाकारा होने से मुराद वही है ना, डिसफंक्शनिंग हो रही है, हम कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। तो कोई बंदा अगर ये नहीं कर पा रहा है, कोई फ़र्द अगर ये नहीं कर पा रहा है, तो समझे कि उसमें भी अलामतें हैं
और DSM के लिए इसको भी मेयार बनाया गया है कि इंसान अगर अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है तो मतलब वो भी किसी न किसी बीमारी में या किसी न किसी बदनज़मी का शिकार है। अब देखें, हमारे जहन में एक चीज़ तो ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं कि इनका इलाज ही नहीं हो पाता, नहीं, बल्कि इसका इलाज मुमकिन है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को थेरापीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये शिद्दत इख्तियार कर ले, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब इसके लिए टैबलेट्स और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, वरना इब्तदाई स्टेज पर तो ये बिहेवियरल थेरापीज़ के ज़रिए ही कवर किया जा सकता है। इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब ये बढ़ जाए तो फिर इसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना लाजिम होता है। हर तरह के मामले में साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना लाजिम होता है। हमारे पास जनरली जो माशरे में बना हुआ है कि जो हमारे पास तोहम परस्ती है, एतक़ादात ज़ईफ़ुल एतक़ादी है हमारी, कि ये मानते हैं कि कुछ हो गया तो किसी का कोई जादू कर दिया है, किसी ने जो है आसिफ का साया है, या कोई किसी और तरह से कुछ ऐसे हो गया है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो और इसके लिए क्या करते हैं कि सही डॉक्टर, मतलब साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना मतलब समझते हैं पागलों का डॉक्टर है। वो पागलों के डॉक्टर्स नहीं होते, वो दरअसल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं हमारा। तो ये इब्तदाई अगर अलामतें दिख रही है, मैं दूसरे डिसऑर्डर्स भी आएंगे हमारे सामने, मैं DSM-5 की भी पूरी तफसील बताऊंगी आपको, इसमें से आप समझने की कोशिश करें कि ये इब्तदाई अगर अलामतें दिख रही है तो फिर फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो इन जनरल ये होता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसने कोई जादू टोना कर दिया है, किसी आसिफ का साया है, या फिर और कुछ हो गया है, ये सोचते हैं और फिर जो है दूसरी तरफ हम लग जाते हैं। तो ये ना होते हुए ये समझें कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। और यही DSM-5 में भी की गई है, इसको वहाँ पर भी अप्लाई किया गया है। उसके बाद है कि नुकसानात और रद्द-ए-अमल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर तनाव या नुकसानात को जो रद्द-ए-अमल देते हैं, इसके सूरत हाल के तौर पर जवाब जो कबूल किया जाता है, जवाबी जो रद्द-ए-अमल होता है वो भी ज़हनी अलामत को पहचानने में हमारे लिए मददगार साबित होता है। मतलब रिएक्शन, किसी भी चीज़ का रिएक्शन, देखें कि फ़र्द जो है रिएक्ट कैसे कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कल कहा कि एबनॉर्मलिटी क्या है, कि एक पूरी क्लास बैठी हुई है, क्लास में सब साइलेंटली और बीच में से कोई बच्ची एकदम लगे या रोने लगे, ये क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स है ये ना। तो रद्द-ए-अमल, हर चीज़ का अमल का रद्द-ए-अमल हम देखें कि रद्द-ए-अमल कैसा हो रहा है। जैसे भी रद्द-ए-अमल होगा वो उस लिहाज से उसको जो है वो कौन सी अलामत में उसको रखा जाएगा, फिर वहाँ पर वो भी एक मेयार उसके लिए तय है। जैसे किसी की मौत, ये इन अलामात कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं होता है जो आम तनाव या नुकसानात में दिया जाए। जैसे किसी के कोई अपना है, बहुत अजीज़ है, इसकी मौत पर गमगीन होना, ये ज़हनी बदनज़मी की अलामत नहीं है। लेकिन ये किसी वाक़े को दिया गया सकाफ़ती तौर पर मंजूर रद्द-ए-अमल भी नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है मजहबी रसूमात में मदहोशी की अलामत नहीं समझा जाता है ना, या फिर कोई जो है अपना मतलब कोई हादसा हो जाए और उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये तो रहेगा। लेकिन बिल्कुल जैसे मैंने अभी कहा, अपोजिट रिएक्शन बिल्कुल जो नहीं है, यानी जो होना चाहिए उसके बिल्कुल मुखालिफत में करें, तो ये इसको भी अलामतें माना जाएगा। ये भी एक मेयार है बदनज़मियों को चेक करने का। उसके बाद है ऐसा बर्ताव जो इन्हिराफ रखता हो, अलग हो, मुतसादम हो, बर्ताव से टकराता हो, लेकिन इसमें भी तकलीफ़, नाकाबिलियत और नाकरापन पैदा नहीं करता, तब ये ज़हनी बदनज़मी की अलामत नहीं बनता। ये कब ज़हनी बदनज़मी की अलामत बनेगा? जब ये हमारे काम को डिस्टर्ब करेगा, जब ऐसा बर्ताव जो हमको कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता हो, ये तब बदनज़मी का शिकार बनेगा, जब बदनज़मी बनेगा। जैसे समाज में रहते हुए समाज को नुकसान पहुंचाने वाला बर्ताव ना, लोगों से बेजा लड़ाई झगड़े करने वाला बर्ताव, बेजा नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आने के बाद तनाज़े बढ़ाने वाला बर्ताव, ये भी अब एक मिसाल उसकी वो भी ले लें कि वो बर्ताव भी देखें आप कैसा बर्ताव, जिसे अभी हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर हमजिन्स परस्ती को बाकायदा इजाज़त दे दी गई, कानूनी तौर पर ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अभी वो बर्ताव तो भाई जब कानूनी तौर पर परमिशन दे दी गई तो फिर वो जुर्म नहीं होगा। वो यहाँ पर अगर वो कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, वो एबनॉर्मल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक मेयार के तहत देखें तो वो एबनॉर्मल माना जाएगा वो शख्स। तो ये जो मेयारात होते हैं ये भी ये भी कि बर्ताव कैसे टकरा रहा है, माशरे में क्या चल रहा है और हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा बर्ताव क्या है, इसमें दोनों में अगर इख्तिलाफात हुए तब भी ये मेयार होगा बदनज़मी को चेक करने का। अब DSM
है क्या, पहले हम ये देखेंगे इंशाल्लाह। DSM अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जानिब से एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा क्या कहेंगे आप, एक ऐसी बुकलेट निकाली गई है जिसमें तमाम बदनज़मियों को शामिल किया गया है और मखसूस तौर पर ऐसे जज्बाती मसाइल को लिया गया है जो बिल्कुल इनफरादी है, अलहदा है, एक इंसान के पर्टिकुलर एक बिहेवियर को लिया गया है और उसकी एक क्या कहेंगे आप, उसको एक दर्जाबंदी की गई है। नफ्सियाती बदनज़मियों को मुख्तलिफ़ दर्जात में रखा गया है। इसकी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, आप उसको नोट डाउन करें, मैं लिख रही हूँ उसको भी यहाँ पर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ेज़ ICD, इसके ज़रिए से जो है बाकायदा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने DSM डायग्नोस्टिक, लिखिए आप इसे भी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ये बनाया है, जिसे DSM कहा जाता है। इसी के लिए DSM लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ ICD है और इसका शॉर्ट फॉर्म आपको किताब में दिया हुआ है, पूरी डिटेल नहीं है, मैं यहाँ पर उसकी डिटेल आपको दे रही हूँ। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM। अब ये DSM देखें, इसको अमेरिकन APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको दिया। इसका वर्जन एलिन फ्रांसिस ने इस टास्क को पूरा किया। उन्होंने पहले इसका 4th वाला एडिशन इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर और इसके जो है धीरे धीरे 1988 में इसका पहला पब्लिकेशन आया था, पहला इसका शुमारा निकाला गया था और उसके बाद जो है 1944 से इस पर काम हो रहा है। 1988 में इसको निकाला गया है और बाकायदा ये प्रोफेशनल हेल्थ यानी कई सौ मेंटल डिसऑर्डर्स को इसमें इसलिए रखा गया है ताकि ये जो सेहत का जो एक महकमा है, पूरा सेहत अम्मा के लिए जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो इस पर रिसर्च करे और उसके ज़रिए से तशख़ीस करे मुख्तलिफ़ ज़हनी बदनस्मियों की। ये जो DSM है ये बेस्ड है सिम्टम्स पर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 5 इसके म्यार दिए हुए हैं, इन म्यारों पर ही ये मुनहसर है और ये जो है कई अलग अलग सिस्टम्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और महज निशानियों और अलामतों की बिना पर। DSM-4 एक बड़ी सी लिस्ट हमको प्रोवाइड करता है अलग अलग हेडिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ सिम्टम्स की, जिसके ज़रिए हम जो है मुख्तलिफ़ बदनस्मियों को समझ सकते हैं। और DSM-4 ने ही बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को, एक इंसान की हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी तनाजुर को, उसकी अपनी ज़ाती जो हालत है उस लिहाज से वो कैसा डील कर रहा है, इसकी बिना पर ही उसकी दर्जाबंदी की है। अब ये DSM जो है ये बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं ये इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये इसको जो है ऑफिशियली क्लासिफिकेशन है ये मेंटल डिसऑर्डर का, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में इसको बहुत ज़्यादा इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फर्स्ट जो इसका जो पब्लिश्ड हुआ था 1955 में और उसका 4th एडिशन 2000 में निकला। DSM जो है बेसिकली ग्रुप है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को लेकर,
इसमें प्रोफेशनली जो कैटेगरीज़ है मेंटल हेल्थ की उस पर जो है तमाम लोग, तमाम दुनिया के जितने सेहत जो है डिपार्टमेंट्स, मैंने मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं वो इस पर सेटिस्फाई हैं और वो जो है इसको कॉमन डायग्नोसिस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसर्च के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब इसमें कौन कौन से, इसमें जो है मुख्तलिफ़ खदमात भी दी गई है, मुख्तलिफ़ थेरापीज़ भी यहाँ बताई गई है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और साथ ही उसकी तशख़ीस के तरीक़े भी बताए गए हैं कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसके 5 या 6 एग्जिस्ट दिए गए हैं, मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट वन, पहले एग्जिस्ट में क्या है, DSM एक्सिस फर्स्ट, ठीक है। इसके जो फर्स्ट एक्सिस है इसमें उन डिसऑर्डर्स की दर्जाबंदी की गई है, सिर्फ आप नोट डाउन करें, जो शख्सियत पर मबनी है ना। और इसमें शख्सियत पर मबनी भी है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी शामिल होता है, क्लिनिकल सिंड्रोम्स भी है, जो तिब्बी निशानियां हैं, अलामतें हैं, वो भी इसमें है। इसमें मखसूस तौर पर जो फर्स्ट, जो बचपन से जो चीज़ें एक बच्चे की पैदाइश के बाद से जो चीज़ें होती है उसमें उसके अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको यहाँ पर रखा गया है, उसके अहद तफुलियत, फिर बचपन और फिर उसके एडल्सन तक के। इसमें मेंटल रिटार्डेशन शामिल है, मखसूस तौर पर उसका जो मुतासिर बर्ताव उसका है ना, और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर भी इसमें शामिल है। इसमें डेलिरम, डायमेंशिया और एमेंशिया, हज़ियान, नसियान और फतूर, इसको भी इसमें रखा गया है ये। और इसमें साथ ही कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को भी रखा गया है, वक़ूफ़ी बदनज़मियाँ भी इसमें शामिल है। जनरल मेडिकल कंडीशंस के जो बदनज़मियाँ हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, आप उसमें लिखते चलें। कि यहाँ पर इतनी जगह तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं बताने की फिर भी कोशिश कर रही हूँ, आपको नोट करते चलें। इसमें सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, दूसरा है इसमें फिर उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, थर्ड वन मूड डिसऑर्डर, फोर्थ वन एंजाइटी डिसऑर्डर, फिफ्थ वन सोमेटोफॉर्म जज़दी जिसको कहा जाता है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, फैक्टिटियस डिसऑर्डर, लिखें आप बेटा, इसको नोट डाउन करते चले। मैं इसको उर्दू में भी आपको लिस्ट दूंगी, अभी इतना असल वक्त भी नहीं होता है और बोर्ड पर इतना लिखाना भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, आप लोग उसको नोट करते चलें। डिसोशिएटिव, फैक्टिटियस के बाद आएगा डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, ये भी लिखें आप, डिसोशिएटिव। ठीक है, फिर 8th वन यहाँ पर सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। फिर 9th वन
9 वाला है ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और दूसरी कंडीशंस को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे ही अब आप आ जाएं एग्जिस्ट सेकंड पर, एग्जिस्ट 2, इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन को भी इसमें शामिल किया गया है एग्जिस्ट 2 में। अब ये DSM है, DSM 4 देख रहे हैं अभी हम, और अभी जो चल रहा है फ़िलहाल में DSM 5 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मॉडिफाई हुआ है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई है, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। अलबत्ता ये DSM 4 है, इसको आप पहले नोट करें यहाँ पर। ये DSM 4 के एग्जिस्ट है, DSM 4 के एग्जिस्ट नंबर 1 में ये तमाम डिसऑर्डर्स हैं। एग्जिस्ट नंबर 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, जिसमें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड आ रहा है, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूँगी, मैं वो भी डिटेल में आएगा। शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और जितने स्पेसिफाइड हैं चीज़ें वो सब उसमें शामिल की गई है। मेंटल रिटार्डेशन भी उसमें है, जिसकी जो है रेंज बताई गई है कि IQ रेंज अगर 50 to 70 रही तो ये जो है ये माइल्ड रेंज है, लेकिन प्रोफाउंड जो IQ लेवल है बिलो 20 और 25 और 20 रहेगा तो वो डिसऑर्डर में शामिल होगा, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। एग्जिस्ट 3 में जनरल मेडिकल कंडीशंस को यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है वो आम जो तिब्बी मसाइल होते हैं उसको यहाँ पर समझने की कोशिश की गई है, और उसको मुख्तलिफ़ मसाइल के साथ में, जैसे मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स जो यहाँ पर दिए गए हैं इसके साथ में समझने की कोशिश की गई है कोरिलेट करके। जैसे बहुत डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसको ये किसका नतीजा है, इसके मुतालिक बर्ताव कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश की गई है ना। क्रॉनिक मेंटल डिसीज़ है, इसमें क्या होता है, तकलीफ़ होती है, क्या होता है, किस तरह से इंसान रिएक्ट करता है, उसको भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है एग्जिस्ट 3 में। एग्जिस्ट 4 आप ले लें, ये करंट डिसऑर्डर्स पर मबनी है, पर्टिकुलरली वो करंट डिसऑर्डर्स जो फ़िलहाल की जो कंडीशन है इस दौरान में आते हैं, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना। अब ये होता है, देखें अभी हर ऐसा नहीं है कि ये डिसऑर्डर तो है अपनी जगह पर, लेकिन जैसे जैसे माहौल बदलेगा, जैसे जैसे हालात बदलेंगे, वैसे वैसे डिसऑर्डर्स सामने आएंगे। और चूँकि अमेरिकन सोसाइटी ऐसी है कि यहीं से तमाम डिसऑर्डर्स जो है बिल्कुल निकलते हैं, और इलाज भी यहीं पर, उसकी तशख़ीस भी यहीं पर होती है और उसके इलाज भी यहीं पर ढूंढे जाते हैं। इसलिए जैसे वहाँ पर हालात तब्दील होंगे वैसे ही जो है नए नए डिसऑर्डर्स भी सामने आएंगे। जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा था PTSD को ले ले, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कब आया? 2011 में, है ना, जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद ये समझ में आया कि ये डिसऑर्डर भी हो सकता है, फिर उसके लिए इलाज। और आज की भी इस जदीद समाज में, हमारे हिंदुस्तान में ये कम है, लेकिन आप अमेरिकन सोसाइटी में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक शिद्दत के साथ हमको मिलेंगे। तो इस लिहाज से फोर्थ वाला जो रखा गया है, फोर्थ एग्जिस्ट जो है, इसमें पर्टिकुलरली वो डिसऑर्डर्स है जो माहौल और नफ्सियाती मसाइल की वजह से आते हैं। जैसा माहौल रहेगा उस वक्त वैसा। अब स्ट्रेसर्स के साथ में जिस तरह से डील किया जाता है, उसमें पुराने सालों में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको देखा जाता है, इसको डायग्नोस किया जाता है, चेकलिस्ट के ज़रिए इसको चेक किया जाता है, और इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में रखा जाता है, जैसे फैमिली, इकोनॉमिक, पेशा, उसका ख़ानदान, माशी, पेशा वाराना और क़ानूनी, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, यानी प्रॉब्लम्स विथ प्राइमरी सपोर्ट ग्रुप, ऐसे मसाइल जो बुनियादी जो ग्रोह होता है, जैसे ख़ानदान है, दोस्त अहबाब है, उसके जो पेशा वाराना जो जगह है उसकी, जहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर हो रहे हैं, तो इन मसाइल को भी यहाँ पर रखा गया है, उसके ज़रिए से उसकी तशख़ीस होती है। फैमिली डिस्टर्बेंस को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। एग्जिस्ट 5 में एक आलमी सतह पर देखा गया है कि
ये ग्लोबल असेसमेंट है कि एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली, सोशली और ऑक्यूपेशनली उसके काम कैसे हैं। मतलब एक आम इंसान नफ्सियाती तौर पर कैसे काम करेगा, समाजी तौर पर कैसे करेगा, पेशा वाराना तौर पर कैसे करेगा, और जो उससे हट कर रहा है फिर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब माना जाएगा। तो यहाँ पर उसको रखा गया है ना। तो ये इंडिकेट करता है कि एक इंसान जो है किस तरह से अपने मसाइल का मुकाबला कर रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, और उस कैसे जो है हालात से वो कैसे निपटने की कोशिश कर रहा है। जो माहिर तिब होते हैं, यानी जो डॉक्टर्स होते हैं और जो तिब्बी मसाइल को जो देखने वाले लोग हैं, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग GAF, इन्होंने एक रेटिंग स्केल बनाई जो 0 से 100 तक जाती है। लो रेटिंग इंडिकेट करती है कि डेंजर है, और हाई रेटिंग इंडिकेट करती है कि सुपीरियर है और गुड है। इंसान मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने ख़ानदान पर, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और अपने काम करने की जगह पर जो भी रिएक्ट करता है उसको चेक करने के लिए GAF ने ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग इसको एक रेटिंग स्केल बनाई है जिसमें 0 से 100 तक रेटिंग रखी गई है। और मतलब लो रेटिंग जो रहेगी ये बताती है कि ये डेंजर है, ख़तरनाक मसाइल हो रहे हैं इसके साथ में, और हाई रेटिंग ये बताती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है गुड है, एक्सलेंट है, सुपीरियर है। ठीक है, ये 5 एक्सिस थे जो DSM ने दिए हैं, और DSM के इन्हीं 5 एक्सिस के ज़रिए से ये चेक किया जाता है कि किस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और उसका जो है इलाज क्या है, उसके लिए थेरेपीज़ क्या है, उसको वो कितना ड्यूरेशन तक चलेगा, और उसकी निशानियाँ अलामतें क्या होगी, और किस तरह से ये काबू किया जा सकता है। ये यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। जब तक ये रहेगा कि आप अपने नोट्स वगैरह तैयार करें और मुझे सबमिट करें। जज़ाकल्लाह खैर।